हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। क्लास हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में। यहाँ पर हम जो यूकैरियोटिक सेल है उसके ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर रहे हैं और आज आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपके प्रीवियस टॉपिक देखो क्या क्या डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन आपने देखा है, डिस्कवरी, सेल थ्योरी आपने देखी है, शेप जो डिफरेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ से यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट हो जाती है, उसके हर एक पार्ट जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, देन आपने यहाँ पे बात की सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, और ऑर्गेनेली शुरू हो जाती है जिसमें आपने सेल की जो ऑर्गेनेली है वो शुरू होती है जिसमें आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, आरईआर और एसईआर। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फंक्शन है, वो हमने पढ़े हैं। देन हमने बात की है गोल्जी एपेरेटस की, गोल्जी एपेरेटस के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हमने बात की है। देन हमारे पास आता है यहाँ पे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम के क्या फंक्शन होते हैं, इसके बारे में हमने बात की है। फंक्शंस हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो यहाँ तक की बात कंप्लीट हो चुकी है जो हमने ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनेली को पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया है या कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक और हमारे पास ऑर्गेनेली आती है राइबोसोम्स। राइबोसोम आपने पढ़े हुए हैं, राइबोसोम जो कि आरईआर पे लगे होते हैं। थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। तो आपने कहा राइबोसोम्स आर सेलुलर स्ट्रक्चर वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर। राइबोसोम वो संरचनाएं होती हैं जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। दे आर कंपोज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। एक्चुअली में ये जो राइबोसोम है वो आरएनए से बने होते हैं। अब आरएनए क्या है, देखो, डीएनए हमारा जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ये हमारा डीएनए है। इसी डीएनए से हमारा जो आरएनए है वो उसका फॉर्मेशन होता है। और आरएनए जो है वो 3 टाइप का होता है, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक है। टी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से लिया गया है, यानी कि ये आरएनए ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। एम जो है वो मैसेंजर से लिया गया है, यानी कि ये आरएनए जो है वो मैसेजेस को देने का काम करेगा। आर जो है वो है राइबोसोमल आरएनए। क्या है, राइबोसोमल आरएनए। ये आरएनए प्रोटीन बनाता है। क्यों बनाता है ये प्रोटीन? एक सीक्वेंस समझा था आपने कि डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बनता है। और ये जो प्रोटीन है ये हर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हर गुणधर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप क्या है, कैसे दिखते हैं, क्या कलर है, क्या हाइट है, सारे कैरेक्टर जो हैं वो प्रोटीन की वजह से होते हैं। अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। प्रोटीन बनती है आरएनए से। कौन से आरएनए से? आरएनए से। ये आरएनए डीएनए से ही बनेगा, ठीक है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप ये भी देखते हैं कि ये तीनों आरएनए जो बनते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है और ये जो आरएनए बनते हैं तीनों टाइप के आरएनए कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि ये जो लाइन कहती है कि ये जो आपके राइबोसोम है वो एक्चुअली में प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए जो है वो क्या बनाएगा, राइबोसोम्स को यहाँ पे बनाता है। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। अब तो हमने बात की राइबोसोम्स आर सेलुलर स्ट्रक्चर्स वेयर प्रोटीन सिंथेसिस occurs. They are composed of RNA and protein and can be found either free in the cytoplasm or attached to endoplasmic reticulum. तो आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा, कहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो। राइबोसोम को ढूंढो जरा, कहाँ पे है राइबोसोम? ये देखो, ये राइबोसोम है। अब ये देखो, हमने कहा था राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे होते हैं या आरईआर पे लगे होते हैं। तो जो राइबोसोम है वो आरईआर पे भी होंगे और वो फ्री स्टेट में भी होंगे, साइटोप्लाज्म में भी होंगे। कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ पर तो हमने साइटोप्लाज्म में राइबोसोम को पढ़ रहे हैं। राइबोसोम दोनों जगह होते हैं, कहाँ पे? आरईआर में भी और साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में भी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है
यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, अच्छा राइबोसोम दोनों में पाए जा रहे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो 80S होते हैं, देन बैक्टीरियल राइबोसोम जो होते हैं वो 70S होते हैं। ये S क्या है, यहाँ पे एक यूनिट होती है जो यहाँ पे राइबोसोम को बताती है। तो जो यूकैरियोटिक है उसमें 80S का राइबोसोम होता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है, बैक्टीरियल सेल है, उसमें 70S के राइबोसोम होते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, लार्ज सब यूनिट 60S है एंड स्मॉल सब यूनिट जो है वो 40S है। ठीक है, ये किसके बारे में बता रहा है, 80S के बारे में यहाँ पर बता रहा है। तो यानी राइबोसोम जो है वो ऐसे बना होता है, ये एक बड़ी यूनिट है और ये एक छोटी यूनिट है, ऐसे ये कह रहा है। तो लार्ज यूनिट जो है वो 60S की होती है एंड स्मॉल यूनिट जो है वो 40S की होती है। ध्यान ये रखना, इंपॉर्टेंट ये है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80S का होता है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 70S का होता है। ठीक है, ribosomes play a vital role in translating a genetic information from mRNA into protein essential for various cellular processes and functions। तो जो राइबोसोम है वो एक्चुअली में प्रोटीन बनाता है। अच्छा, प्रोटीन कैसे बनते हैं, एक छोटा सा मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कैसे बनता है प्रोटीन। देखो क्या होता है कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे डीएनए है, इस डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो ये एक आरएनए ये है, ये mRNA है। ठीक है, इसमें मैसेजेस लगे होंगे, ये प्रोटीन यहाँ पे जो लगेगी प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन किससे बनती है, अमाइनो एसिड से बनती है। ठीक है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की एक चेन बनेगी। तो देखो अलग अलग प्रोटीन के लिए अलग अलग अमाइनो एसिड होंगे और अलग अलग सीक्वेंस में लगे होंगे। ठीक है, तो ये एमआरएनए जिस भी प्रोटीन को बना रहा होगा ये उस प्रोटीन के लिए क्या देगा, यहाँ पे सीक्वेंस देगा कि ये एमआरएनए इस सीक्वेंस में लगेंगे, मतलब ये मैसेजेस दे रहा है। अब दूसरा आता है हमारे पास टीआरएनए। टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए का काम है ये जाएगा अमाइनो एसिड के पास और अमाइनो एसिड को ढूंढ करके लेकर के आएगा। ऐसे ये लो, ये अमाइनो एसिड को ढूंढ करके लेकर के आता है और यहाँ पर लगा देता है। ठीक है, टीआरएनए का काम हो गया, वो अमाइनो एसिड को ढूंढ के लेकर के आया, यहाँ पर लगा दिया। अब देखो अमाइनो एसिड सीक्वेंस में लग गए हैं लेकिन अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए नहीं है, इसके लिए आता है यहाँ पे कौन कौन आएगा, यहाँ पे आएगा आरआरएनए। अब आरआरएनए ऐसे लगे होते हैं, आरआरएनए कुछ ऐसे लगा होता है। अब ये सब यूनिट आगे की ओर बढ़ती चले जाएगी, जैसे जैसे आरआरएनए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे ये इनके बीच में बॉन्ड बना देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बना देंगे ऐसे। ठीक है, तो फाइनली आपके पास जो प्रोटीन आई वो ऐसे आई, ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए हैं। हमने बोला अमाइनो एसिड की चेन को ही तो प्रोटीन कहा जाता है। तो ये यहीं पे ऐसा ही बोल रहा है कि ये जो राइबोसोम्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसलेटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एमआरएनए, एमआरएनए से इंफॉर्मेशन ले करके ये प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। ये काम है किसका, आरआरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का। तो वो ये क्या करेंगे, बीच में यहाँ पे बॉन्ड को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक बार पढ़ लो राइबोसोम्स के बारे में। चलिए, तो ये तो बात हुई यहाँ पे राइबोसोम के बारे में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनेली आती है दैट इज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ये जो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल है ये आप तब पढ़ते हैं जब आप सेल डिवीजन को पढ़ते हैं, कोशिका विभाजन को पढ़ते हैं। देखो कोशिका विभाजन जब होता है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, उसके बाद समझते हैं कोशिका विभाजन में क्या होता है। The centrosome is an organelle containing a two centrioles which play a crucial role in organizing a microtubules during a cell division. Centrioles are cylindrical structures composed of 9 triplets of a microtubules arranged in a cartwheel-like pattern. They serve as a base for the formation of a spindle fibers during cell division. ये important है, यही इनका फंक्शन है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं।
क्या बोला गया है? सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली कंटेनिंग टू सेंट्रोल्स। जो सेंट्रोसोम है उसमें दो क्या होती हैं यहाँ पे, सेंट्रियोल्स होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं यहाँ पे सेल डिवीजन में रोल प्ले करती हैं। देखो देखो, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा यहाँ पे, जो क्रोमोसोम है वो आधे हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन अगर गैमेट नहीं बन रही है, एक नॉर्मल सेल का डिवीजन यहाँ पे हो रहा है, तो कैसे होता है, मैं एक जनरल आइडिया देती हूँ। एक सेल है, अब इस सेल में क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स होंगे, कितने होंगे, 46 होंगे। तो मैं 46 ना बना करके मैं ऐसे बना दे रही हूँ, ठीक है, ये बना दे रही हूँ 46, यानी मैंने 2n लिख दिया है। 2n का मतलब होता है यहाँ पे 46 क्रोमोसोम, ठीक है। देखो n इक्वल टू यहाँ पे 23 होगा, ठीक है, 2 इंटू 23, तो 46 क्रोमोसोम, ठीक है। ह्यूमन सेल की बात चल रही है, 46 क्रोमोसोम है। इस सेल को डिवाइड होकर के क्या बनाने हैं, यहाँ पे 2 सेल बनाने हैं या 4 सेल बनाने हैं। चलो इसको डिवाइड होना है, पहले तो ये समझो, ठीक है। अब ये जो सेल जब डिवाइड होती है तो ऐसा नहीं कि एकदम से डिवीजन हो जाता है, पहले तैयारी चलती है। तैयारी कैसे होगी, इस सेल के अंदर हर चीज का जो अमाउंट है वो डबल होने लगेगा, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन हो गई हैं, ठीक है, प्रोटीन हो गया, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल है। अब जिसमें जब अमाउंट डबल होता है तो इसमें जो डीएनए है उसका अमाउंट डबल हो जाएगा। ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अभी भी 46 क्रोमोसोम है, बस जो कंटेंट है, जो अमाउंट है, जो मात्रा है वो डबल हो गई। एक्चुअली में डीएनए है क्या, डीएनए आपने कहा पेंटोज शुगर से बना है, फॉस्फेट से बना है और नाइट्रोजनस बेस से बना है, उसका अमाउंट जो है वो डबल हो गया, ठीक है। अब ये डबल हो गया है, उसके बाद ये क्रोमोसोम जो है इनमें चेंजेस आते हैं और ये कुछ ऐसे अरेंज हो जाते हैं। कैसे, ऐसे, ये ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं। अब आते हैं आपके सेंट्रियोल्स। चलो सेंट्रियोल्स को बना लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा और एक अपोजिट पोल में, ये अपोजिट पोल में बाद में जाते हैं, अपोजिट पोल में बाद में जाते हैं जब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, सेल डिवीजन का काम चल रहा होगा, ठीक है। अब ये करेंगे क्या, देखो, हाँ ये बनाएंगे, यहाँ पे आपने कहा स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, तो बना दो स्पिंडल फाइबर को। अब ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, यहाँ एक स्पिंडल फाइबर यहाँ जुड़ गया, दूसरा यहाँ जुड़ गया, यहाँ से भी स्पिंडल फाइबर बनते हैं और ऐसे जुड़ जाते हैं। अब देखो जस्ट इमेजिन करो कि ऊपर से भी होल्ड कर रखे, नीचे से भी होल्ड कर रखे, ये खींचेंगे, ये जब खींचते हैं तो ये दोनों जो देखो, ये क्रोमोसोम है और ये इसकी ये दोनों क्रोमोसोम है, ठीक है। और इसको हम एक को क्रोमैटिड कहते हैं, तो ये क्रोमैटिड, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम है और इसका अमाउंट डबल होकर के इसमें और जो अमाउंट में जो डीएनए है वो जुड़ गया है। तो हमें एक्चुअली में जो ओरिजिनल अमाउंट है वो लेकर के आनी है, उसके लिए हमें इन दोनों को सेपरेट करना होगा। जब ये सेपरेट होता है तो हमारे पास देखो क्या कंडीशन आती है, हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आती है, ये स्पिंडल फाइबर से ऐसे जुड़ा हुआ है, ये स्पिंडल फाइबर से ऐसे जुड़ा हुआ है। अब ये तो हमने दो क्रोमोसोम के साथ ऐसा हुआ है, दो क्रोमोसोम से क्या बन गए हैं, चार, ये एक सेपरेट क्रोमोसोम है, ये सेपरेट क्रोमोसोम है, ये सेपरेट क्रोमोसोम है, ये सेपरेट क्रोमोसोम है। दो क्रोमोसोम से कितने बने हैं, चार क्रोमोसोम बने हैं, यानी कि दो का डबल यहाँ पे हो गया है। टोटल नंबर जितने भी क्रोमोसोम थे सबके साथ ऐसा ही हो रहा था, यानी कि 46 क्रोमोसोम है, अगर 46 क्रोमोसोम है तो इनका डबल हो जाएगा, 92 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्टेज आती है जहां पर एक सेल में 92 क्रोमोसोम हो जाते हैं, लेकिन ये जो है ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए होगा। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है आपने, ये पढ़ी है, ये सेल मेम्ब्रेन डिवाइड करने लगेगी ऐसे। अच्छा देखो होगा क्या, 46 क्रोमोसोम थे और वो सारे ऐसे ही इस प्लेट पे ऐसे थे। 46 क्रोमोसोम जब आप ऐसे क्या हो गए हैं, यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, ये जब आपस में सेपरेट हो जाते हैं तो 46 क्रोमोसोम, देखो 46 क्रोमोसोम जो हैं वो इस एरिया में आ जाते हैं और 46 क्रोमोसोम इस एरिया में आ जाते हैं, जब ये एक सिंगल सेल थी, ठीक है। यानी कि इस और भी 46 क्रोमोसोम है, इस और भी 46 क्रोमोसोम है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 92 क्रोमोसोम आ गए हैं। अब क्या हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या हो गई है,
सेल मेम्ब्रेन डिवाइड कर जाती है। ये एक सेपरेट सेल है, ये एक अलग सेल बन गई है, ये एक अलग सेल बन गई है। इस सेल में भी 46 क्रोमोसोम है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, और ये एक नॉर्मल सेल होगी। इसको कहते हैं यहाँ पे सेल डिवीजन। अब देखो ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेच करे, खींच रहे हैं क्रोमोसोम को। तो ये स्पिंडल फाइबर कहाँ से बनते हैं, इन सेंट्रियोल से बनते हैं। समझ में आ गया क्या फंक्शन है इनका। आगे बढ़ो। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और ऑर्गेनेल की, दैट इज वैक्यूल। अच्छा ये दिखाया था मैंने, जो सेंट्रियोल्स है, जब हमने पिक्चर देखी थी सेल की, ये मैंने दिखाया था, आपकी बुक में इमेज होगी उसमें भी है। अब बात करते हैं वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल जो है वो एक तो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट सेल में बहुत बड़े वैक्यूल होते हैं, नॉर्मली एक होगा, और एनिमल सेल में जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा इनका काम क्या होता है, स्टोर वाटर, पानी, आयंस, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये सभी इनमें स्टोर होते हैं, यानी कि ये स्टोरेज का काम करेगा, संग्रह का काम करेगा। हेल्पिंग मेंटेनिंग सेल टर्गर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाता है, टर्गर प्रेशर को बनाए रखता है। यानी कि अब जैसे हमने बोला कि वैक्यूल प्लांट में भी पाया जाता है। अब एक प्लांट की पत्ती एकदम खिली हुई, एकदम ऐसे खिंची हुई रहती है, क्यों, क्योंकि उसका वैक्यूल जो है वो सारी चीजें स्टोर कर रहा है और एक टर्गर प्रेशर वहां पर दे रहा है। aids in the digestion of a micromolecules through the hydrolytic enzymes present in certain types of vacuoles। कुछ वैक्यूल्स जो होते हैं, अलग अलग टाइप के वैक्यूल होते हैं, जैसे कि फूड वैक्यूल होते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे होते हैं। और ये जो फूड वैक्यूल है ये डाइजेशन में हेल्प करेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे यहाँ पे। तो अलग अलग प्रकार के वैक्यूल होते हैं अलग अलग प्रकार के जीवों में, तो इसीलिए आपको बोला गया कि ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और सच एज अ लिटिक वैक्यूल्स इन प्लांट सेल, ठीक है। तो वैक्यूल जो है उनके क्या काम है, मेनली स्टोर करना, और सारी चीजों को, ऐसे नहीं कि सिर्फ वेस्ट, यहाँ पे वाटर भी है, आयंस भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, वेस्ट मटेरियल भी है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी हैं, सारी चीजें यहाँ पे स्टोर होती हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है, दोनों में प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में छोटी छोटी होती है, कभी नहीं भी होती, लेकिन एनिमल सेल में बहुत लार्ज होती है और जनरली एक ही दिखी जाती है। आते हैं प्लास्टिड पे। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड जो है ये भी ऑर्गेनेली होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आपने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तब आपने प्लास्टिड के बारे में बात की है, क्लोरोप्लास्ट की बात की, जब फोटोसिंथेसिस आप पढ़ रहे थे। आपने कहा प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स। प्लास्टिड आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेगा, अगर मिलता तो हम में भी क्लोरोफिल होता, क्लोरोफिल है, हमें नहीं है। तो प्लास्टिड आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेगा, प्लांट सेल में मिलेगा, कुछ यूग्लिना है उनमें मिलेगा। दे पोजेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। मैंने क्या बोला था, एक और ऑर्गेनेली थी जिसमें अपना डीएनए और राइबोसोम था, कौन था, माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरी ऑर्गेनेली कौन सी थी, प्लास्टिड थी। तो प्लास्टिड की स्टोरी भी लगभग सेम है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की है। तो इनमें अपना डीएनए राइबोसोम होगा, ये अपना प्रोटीन भी खुद ही बनाएंगे। Plastids play a crucial role in various cellular processes and can be classified into three main types based on the pigment they contain। तो इनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, और प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर से रिलेटेड होगा, क्रोमो का मतलब होता है कलर्स, अलग अलग कलर से रिलेटेड होता है, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, कोई रंग नहीं होगा, रंग। चलिए, तो प्लास्टिड जो है यहाँ पे तीन टाइप के हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें हमने कहा दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे उसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स होता है, ये लाइट जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्टोमा होता है, दे कंसिस्ट ऑफ अ स्टोमा surrounded by a thylakoid organized into grana। क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल में ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट सच एज keratin, xanthophylls, giving plant parts yellow, orange or red colors। They are involved in synthesis of and storage of pigment, contributing to the coloration of fruits, flower and other plant structures। क्रोमोप्लास्ट में होते हैं यहाँ पे कैरेटीन एंड xanthophyll, ये प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर जैसे रंग देते हैं। इनके जो फ्रूट्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं यहाँ पर, उनमें ये जो सारे कलर्स हैं ये इन्हीं की वजह से पाए जाते हैं। इनका काम है यहाँ पे क्या करना, पिगमेंट को का निर्माण करना और उनको स्टोर करना। यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये कलरलेस होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस,
plastid that serve a various storage function. They can be further categorized into 3 types based on their content. 3 प्रकार के होते हैं, इनका मेन काम होता है स्टोरेज करना, इनमें पिगमेंट नहीं होते हैं, कलरफुल नहीं होते हैं। जैसे अमाइलोप्लास्ट होंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। एलाइपोप्लास्ट होंगे ये ऑयल एंड फैट्स को करेंगे, एंड एल्यूरोप्लास्ट जो होंगे वो यहाँ पे प्रोटीन का स्टोरेज करेंगे। ठीक है, तो ये है प्लास्टिड जो कि यहाँ पे प्लांट ऑर्गेनेली है। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात यहाँ पे ऑर्गेनेली की, उनके स्ट्रक्चर की, उनके फंक्शन की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हमने पढ़ ली है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात की है, यूकैरियोटिक सेल को भी आपने पढ़ लिया है। दोनों में डिफरेंस क्या एक बार जल्दी से देखते हैं। तो ये कैरेक्टर्स आ गए हैं इस कॉलम में। ये प्रोकैरियोटिक सेल है जो जिसका एग्जांपल बैक्टीरियल सेल है। ये यूकैरियोटिक सेल है जिसमें आप प्लांट्स, एनिमल और फंगल सेल को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो आपने कहा प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, और यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो पाया जा रहा है। ठीक है, यही तो बोला था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है किसमें, प्रोकैरियोटिक में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी तभी तो यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाएगा। डीएनए ऑर्गेनाइजेशन, डीएनए कैसा रहता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए है इसका। प्रोकैरियोटिक सेल में आपने देखा होगा ये प्रोकैरियोटिक सेल है और इसमें ऐसे सर्कुलर है, सर्कुलर क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम होता है। जैसे हमारे सेल में क्या होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें एक सिंगल सर्कुलर डीएनए है यानी कि एक क्रोमोसोम है। यहाँ पे मल्टीपल लाइनर क्रोमोसोम, यहाँ पे बहुत सारे लाइनर क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेली जो होते हैं फ्यू और नन, यानी कि अगर बैक्टीरियल सेल में तो हमने काफी ऑर्गेनेली देखी हैं। ठीक है, अगर कंपैरिजन करें तो इसमें बहुत सारी होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेरेटस है, ईआर है, बहुत सारी ऑर्गेनेली होती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, फ्यू, नन मत लिखना, क्या कर देना फ्यू लिखना। और इसमें जो बैक्टीरिया सेल में जो ऑर्गेनेली पड़ी कौन कौन सी पड़ी है यहाँ पे, एक तो आपने सर्कुलर क्रोमोसोम यहाँ पर देखा है। ठीक है, दूसरा आपने बात की है यहाँ पे पॉलीजोम, आरएनए प्लस राइबोसोम को, जब बहुत सारे राइबोसोम लगे तो पॉलीजोम आपने देखा है। मेसोसोम की आपने बात की है यहाँ पे, प्लाज्मिड को यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है, इंक्लूजन बॉडी को आपने पढ़ा है यहाँ पे, और इसके अलावा आपने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होते हैं लोकोमोशन के, जैसे फ्लैजला है, पिलाई है, फेमरे है, सीलिया है, ये आपने पढ़े हैं। तो इसकी जो ऑर्गेनेली है वो यहाँ पे लिख देना, यूकैरियोटिक सेल की जो ऑर्गेनेली जो आपने पढ़ी है वो यहाँ पे लिख लेना। राइबोसोम जो है इसमें स्मॉल होता है, स्मॉल हमने 70s पढ़ा था और यहाँ पर हमने 80s पढ़ा था। ठीक है, सेल साइज जो होता है ये बहुत छोटा होता है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। यूकैरियोटिक सेल कंपैरेटिवली बड़ी होती है इससे। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और आर्किया, इसके एग्जाम्पल है प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड प्रोटिस्ट, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये एक बार घर से आप पढ़ के लेकर के आएंगे। अच्छा, दूसरा डिफरेंस देखो, दूसरा डिफरेंस आता है आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। प्लांट सेल है ये प्लांट सेल है, और ये एनिमल सेल है यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, दोनों में अंतर देखो। सबसे पहले सेल शेप है, ये हेडिंग है, देखो ये जो डार्क यहाँ पे लाइन है वो हेडिंग है, और इन हेडिंग के बारे में आपको बता रखा है, जैसे ये हेडिंग है तो इसके बारे में ये है, ये हेडिंग है तो उसके बारे में ये है। सेल के शेप की बात करें तो प्लांट सेल कैसे होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप होती है। जैसे प्लांट सेल को हम ऐसे बना रहे थे, ऐसे बना रहे थे। जो एनिमल सेल है वो इरेगुलर या राउंड शेप की हो सकती है। मोस्टली हमने प्लांट सेल को, एनिमल सेल को ऐसे बनाया है और प्लांट सेल को ऐसे बनाया है। प्लांट सेल या एनिमल सेल हमने ऐसे बनाए हैं। ठीक है, सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में ही प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दोनों में ही प्रेजेंट है। न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट एंड लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ पे एक साइड में, न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है, एक साइड में है ऑफ द सेल। सेल के क्या है, एक साइड में होता है। एनिमल सेल का जो यहाँ पे न्यूक्लियस है प्रेजेंट एंड लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल है इसके सेंटर में बनाते हैं वैसे। जब भी आपने नोटिस किया होगा एनिमल सेल को हमने ऐसे बनाया है और इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में बनाया है। प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो हमने कॉर्नर में बनाया है। ठीक है, न्यूक्लियस दोनों में है बट लोकेशन इनके अलग अलग है। लाइसोम की बात करें तो प्रेजेंट बट वेरी रेयर। प्लांट सेल में जो लाइसोम है वो प्रेजेंट होते हैं बट बहुत कम पाए जाते हैं, और एनिमल सेल में आपको जो यहाँ पे लाइसोम है वो देखने को मिलेंगे। गोल्जी एपेरेटस दोनों में ही प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म दोनों में ही प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी है। राइबोसोम दोनों में ही है, बस ये ध्यान रखना कि राइबोसोम एक जगह 80s है, एक जगह 70s है।
प्लास्टिड जो है वो यहाँ तो प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, देखो एक बार सारे जो पॉइंट्स है उनको एक बार देखो। आगे के जो पॉइंट्स है उनको देखते हैं। वैक्यूल, अब आगे है वैक्यूल। ठीक है, तो जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल में फ्यू लार्ज, अच्छा ये प्लांट सेल है, ये भी ध्यान रखो, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। ठीक है, वैक्यूल जो है प्लांट सेल में कुछ लार्ज होते हैं, फ्यू लार्ज होते हैं यानी कि बड़े होते हैं, सिंगल होते हैं, एंड सेंट्रली पोजिशन वैक्यूल, यानी कि प्लांट सेल में जो है वो वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है मोस्टली और बहुत बड़ा होता है, यूजुअली स्मॉल एंड न्यूमरस, छोटे होते हैं और एक से ज्यादा होते हैं। सीलिया जो है यहाँ एब्सेंट होगा, प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल, अलग अलग एनिमल सेल में सीलिया यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट बट फ्यूअर इन नंबर एंड प्रेजेंट एंड न्यूमरस। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफ होती है प्लांट सेल, और जो एनिमल सेल है वो हेटेरोट्रॉफ होती है, यानी कि प्लांट सेल स्वपोषी होगी और एनिमल सेल जो है वो परपोषी होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्लांट सेल में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, और एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये तो बात हुई आपके सेल चैप्टर की, इसमें से जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे पूछने हैं वो आप पूछ सकते हैं। एक बार चैप्टर जो है वो पूरा आप लोग देख लेंगे, हो सकता है एक आधी जो पॉइंट रह गया है, एक आधी जो टॉपिक रह गया वो आप पढ़ लेंगे, अगर समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अभी नहीं कर रहे हैं, अभी 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, सेल एंड टिश्यू, और दोनों के जो क्वेश्चन है वो एक साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टिश्यू चैप्टर हमारे नेक्स्ट चैप्टर होगा, एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।